मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो मुझे मौजू दिया है। मुझे लग रहा है कि इस मौजू के तवज्जुह से मैं आज अपने आप से मिल रही हूँ, क्योंकि लोक अदब जिसको हम कहते हैं कि इसमें कहानियाँ और गीत और नज़में होती हैं, और एक ऐसा अदब है जो तहरीरी शक्ल में नहीं होता लेकिन सीना ब सीना और अहद ब अहद चलता है। ये वो अदब है जो कि आप अपनी माँ के गोद से लेके मतलब वो चीज़ें आप सीखते हैं। जैसे ही लोक अदब का आया मेरे जहन में तो मैं चाहती थी कि मैं पढूं। मैंने बहुत सारी बुक्स रखी हैं, चूँकि डॉक्टर शहराज साहब ने कहा कि मैं 16 साल से मीडिया से वाबस्ता हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि बहुत पढ़ा भी जाए, लेकिन एक्टिविज़म जो होता है वो आपको प्रोडक्टिविटी का वक्त आपको कम मिल पाता है। तो मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर सकूँ। लेकिन एक्चुअली जो लोक अदब है, मैं समझती हूँ कि लोक अदब मैं जब छोटी सी थी तो मैंने अपनी माँ के साथ जो मेरी कनेक्टिविटी थी, जिस तरह मैं जुड़ी हुई थी, और ख़ास तौर पे अपनी माँ से ज़्यादा मैं अपनी नानी के साथ जुड़ी हुई थी और दादी के साथ, कि रात को सोते वक्त जब हम बच्चे नहीं सोते तो वो हमें सुलाने के लिए अपने पास बुला लेते थे, और जिस तरह वो हमें कहानियाँ सुनाते थे, और उस कहानियों में जिस तरह से असातीर का इस्तेमाल किया जाता था, वो हमें कहते थे कि एक जंगल है, उसमें शेर है और वो शेर दूर जा रहा है। वो बच्चों को एक तरह से लोरी भी दे रहे होते थे और बच्चों को बता भी रहे होते थे कि आप उस कहानी में एक लेसन लर्न होता था। मुझे लगता है कि सबसे पहले जब लोक अदब की बात हुई है, मुझे ये लगता है कि मैं उस लोक अदब की एक चलती फिरती मिसाल हूँ। मुझे लगा बहुत सारी किताबें जो हैं वो मुझे पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो मुझे आउटलाइन दी गई इसमें बताया गया कि आपने लाइब्रेरीज़ का बताना है, आपने ये बताना है कि ऑनलाइन इसके कितने रिसोर्सेज हैं। लेकिन मैंने जो लोक अदब है, मैंने अपने इर्द गिर्द वही माहौल को देखा है और उसी में पली बढ़ी हूँ। मेरी जो PhD है वो ख्वाजा फरीद पे है, और जब ख्वाजा फरीद का मैंने जब पेश लफ्ज़ लिखा तो मैंने उसी में लिखा कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं ख्वाजा फरीद की उसी धरती पे मतलब पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दादी अम्मा को ये गुनगुनाते हुए सुना कि मुसाग मलेंदीदा गुजर गया नी सारा। तो मुझे लगता था कि हम उसी ही माहौल में पले बढ़े हैं। अगर हम सराइकी लैंडस्केप को देखते हैं तो इसके जो तीन डायनामिक्स हैं उसमें रोही, थल, दमान है। रोही जो बहावलपुर का एरिया है, चोलिस्तान का एरिया भी उसे कहा जाता है, तो वो है, और उसके अलावा थल का इलाका लैया का, और जो दमान का इलाका है वो डेरा इस्माइल खान, तोंसा और उसका इलाका कहलाता है। तो इसी तरह से लोक अदब में जब हम देखते हैं तो इसमें नसरी और जो नज़म जो है, जिसमें हमें मंजूम दास्तानें भी मिलती हैं, नज़में भी मिलती हैं, लोरी भी मिलती है, और बहुत सारी ऐसी इकसाम हमें नज़र आती हैं। मैंने इसके लिए कुछ नोट्स जो तैयार किए हैं, मैं चाहूँगी कि उसकी मदद से मैं आपसे बात करूँ। मैं चाहती हूँ कि इसकी हम डेफिनेशन में नहीं जाते कि हम कहें कि लोक अदब क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ डिफरेंट इसकी अंग्रेज़ी के उस्ताद बेहतरीन बैठे हैं जो बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोक अदब की डेफिनेशन में जाते हैं। ना ही मैं चाहती हूँ कि हम इसकी मुख्तलिफ जो डेफिनेशन जैसे डॉक्टर ज्ञानचंद ने दी है वैशी और इंसान के मुतलिक, ना ही मैं उसमें जाना चाहती हूँ। मैं सीधा जो बात करूँगी वो सराइकी में लोक अदब की बात करूँगी कि लोक अदब ने हमें अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ से रोशनास कराया है। हमारे जितने भी हम बच्चे जो हैं वो अपनी नानी से, दादी से जितने ज़्यादा जुड़े हुए होते थे, वो उतने ज़्यादा जो है अपने उन रसूमात से, जो हम कहते हैं हमारे जो रस्म व रिवाज हैं, हमारे ज़िंदगी का जो रहन सहन है, हमारे जो दुख सुख हैं, हमारे जो शादी ब्याह की चीज़ें, जो हमारे सेहरे वगैरह हैं, वो भी इसमें आते हैं। हम उससे जुड़े हुए हैं। बल्कि हम कह दें कि हमारी तहजीब, सकाफ़त, हमारा तमद्दुन, हमारा आर्ट, हमारा लिटरेचर, हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, वो सब के सब हमारे इस लोक अदब की मरहून मिन्नत हैं। और हमारे जितने भी हम सराइकी में देखते हैं कि हमारी इसकी जो मुख्तलिफ अक़साम है उसमें फोक लोर है, किस्से कहानियाँ हैं, और मंजूम दास्तानें हैं, इश्किया दास्तानें हैं। इसमें ख़ास तौर पे कहावतें जो हैं वो हमें ज़्यादातर कहावतें हमारी बहुत सराइकी की मशहूर होती हैं। मैं उसके कुछ आपको नमूने भी आगे चल के बताऊँगी। अखान है और रस्म व रिवाज जिसमें सेहरे हमारे आते हैं,
और ख़ास तौर पर जो हमारा सहरा है, जो मैंने आपको बताया कि थल और उसका जो लैंडस्केप है, उसके ऊपर जो कुछ लिखा गया, उसके ऊपर जो शायरी की गई, जिस तरह से हमारी लोक दास्तानें हैं उनके ऊपर काम किया गया। और हमारे इस पर सबसे ज़्यादा काम जो है डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर हैं, उन्होंने हमारे सहरा पे काम किया है। और इसी तरह से हाफिज़ फ़ियाज़ हैं, उनके किस्से हमारे जो है वो बहुत मशहूर हैं। सतलुज के हवाले से साडा सतलुज विका गया है, भावलपुर में जो दरिया सतलुज होता था उसका जिस तरह से हुआ, और उस पर जो शायरी की गई हमारे अदब के हवाले से। इसी तरह से जो कदीम गीत हैं, चोलिस्तान के गीत हैं, और जो सहरा और दरिया के गीत हैं, उस पर मज़ामीन भी लिखे गए जो मैं लाई हूँ। मेरे पास डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर की 2 किताबें हैं, जिसमें नमी सोप एक किताब है जिसमें मज़ामीन है, ये आप फ़ोटो कॉपी करवा सकेंगे। और साथ में मानवियत किताब में उन्होंने चोलिस्तान के गीत और सहरा के हवाले से और असातीर के हवाले से जो लिखा है वो आप इससे ले सकेंगे। और इसी तरह से डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद में मज़हर आरिफ हैं, जिन्होंने हेरल्ड में भी इसके हवाले से मज़ामीन छापे हैं। और लोरी ख़ास तौर पर जो हम कहते हैं सराइकी में, जैसे माँ कहती है मैं तेको डेवा लोरी, तेको घोल घत्ता तेरे तू झोली, तो उसमें हालांकि ये देखा गया है कि जब भी दी जाती है तो उसमें 7 सुर शामिल होते हैं। लेकिन हमारे जो डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर हैं, उन्होंने अहद कदीम में जो लोरी दरियाफ्त की है वो ऐसी है जो कि 2 सुरों में गाई गई है। और 2 सुरों में वो जो लोरी है उनको उन्होंने अभी जो है वो उनकी किताब आने वाली है, उसमें भी जो है वो हमें नज़र आएगी। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे भी सिंगर्स हैं जिन्होंने गाया है, जिसमें हसीना मुमताज़ है, मस्ताना परवाना है। जैसे हसीना मुमताज़ ने रानी पठानी सोरियां दी दीवानी, वीरण परन्या आंदा है रानी पठानी। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने मतलब बचपन में अपने अंदर एब्जॉर्ब की हैं और हम उसी माहौल में पले बड़े हैं। जैसे मस्ताना परवाना गाते थे, चिटड़े पत्थर ते बह के दिल लुट वही हम बे, ही सांगे इत आई हम में, उड पुड गईयां कूंजा मैं केंदा दरवन ढूंढा, ही सांगे मैं इत आई हम बे, उड पुड गईयां कूंजा में केंदा दरवन ढूंढा, मैं त परई हम बे, ही सांगे इत आई हम बे। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द से और अपने माहौल से मिली हैं। और इसी तरह से दुआएं बहुत ज़्यादा जो हैं हमें इस लोक अदब में नज़र आती हैं कि जित पे रोवी उत खैर रोवी, शाला तत्ती वाह न लगी। मतलब इस तरह की जो माँ अपने बच्चों के लिए दे रही है, ये बड़े वो दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ वो जो पेट पलूते हैं वो भी इस लोक अदब का हिस्सा हैं। और जो हम लोक दास्तानों और उसकी बात करते हैं, मुख्तलिफ फोकलोर किस्से कहानियाँ जो है इसमें हमें नज़र आते हैं। जिस तरह समी रावल का तोसा में जो किस्सा है वो एक इश्किया दास्तान है, और उस इश्किया दास्तान जो है वो हमें बताती है कि किस तरह में उसमें हमें इसमें मज़ाहमत की भी कहानियाँ नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एक मई बुढ़ड़ी का जो फुल्ला है उसका एक किस्सा जो है वो बहुत मशहूर है कि मई बुढ़ड़ी जो होती है वो अपना फुल्ला लेके जा रही होती है और वो नीचे गिर जाता है और वो कौवा जो होता है वो उसको उठा लेता है। तब मई बुढ़ड़ी कहती है कि मेरा जड़ा ये फुल्ला एक काम है कोई वापस कर ले, तो वो उसको वापस नहीं करता। और वो फिर जो माई बुढ़ड़ी होती है वो फिर जाती है वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की तरफ और एंड तक वो बादशाह तक जाती है। तो उसमें बताया गया है कि आप जुल्म जबर या इस्तेहसाल जो आपसे ज़्यादा जो कुव्वत है उसके ख़िलाफ़ आप किस तरह से आवाज़ उठाते हैं। वो उसमें एक जो फुल्ला है मई बुढ़ड़ी दा वो एक इस्तारा बनाकर हमें दिखाया गया है। और इसी तरह से लोक अदब सिर्फ हमें इससे रोशनास नहीं कराता कि हम जो अपनी तहजीब सकाफ़त और उससे हैं, बल्कि हम अगर उसको जोड़ें तो अपने सूफीज़म और उससे भी जोड़ सकते हैं। कि हमें नज़र आता है कि लैया वाली साइड में हम जाए तो सखी सरवर का कूंजा कूंजा सरवर सईंदा फेरा पाती वनो, कूंजा अपने पंध घिनाते फेरे पावण लगन, काले रोह जबला विच सुते लाला वाले उत्ते, अनसूहे देसे दे पक्षी 100 फेरे पावन, गुजरे वेले दियां बंदियां ते लिखे कोल निभावन, धरती दे मत्थे ते भी कोई एजी हरफ अकोरे, जेकू साड़ियां आवन आलियां सारियां नस्लां सेस निवाते सजदा देवन। तो
हम उसकी अगर बात करें, इसके अलावा हम बात करते हैं ख्वाजा फरीद की, और ख्वाजा फरीद की जो शायरी है उसमें भी हमें लोक दास्तानें मिलती हैं। उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो शायरी है उसमें ससी पुन्नू का किस्सा हो, लैला मजनू का हो, सम्मी रावल का किस्सा हो, ये सारे के सारे उमर मालवी का किस्सा हो, वो उन्होंने सारा का सारा अपनी उसमें अपनी शायरी में दीवाने फरीद, जो कि हम देखते हैं कि 2001 में ख्वाजा फरीद की वफ़ात होती है, तो अब तक उन्हें गए हुए 120 बरस हो चुके हैं, लेकिन हमें उस दीवाने फरीद में हमें वो सारा लोक अदब जो है वो जुड़ा हुआ मिलता है। क्योंकि ख्वाजा फरीद की जो शायरी है, हम कहते हैं तसव्वुफ़ की है, इश्क की है, और बहुत सारे के उसमें हमें अपने वो मुर्शिद से, मुरीद से, सबसे जुड़े हुए दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शायरी थी वो उनकी अवाम के मुतलिक थी, इंसान के मुतलिक उन्होंने बात की है, अपने लोगों से जुड़ी हुई बात की है। उन्होंने अपनी धरती, जैसे रोही है, उसकी बात की है। जिस तरह से मैंने अपनी दादी से पीलू का भी जिक्र सुना, क्योंकि मेरे बचपन में बहुत सारी ख़वातीन हमारे घर जब आती थी, क्योंकि चोलिस्तान का इलाका हमारे घर से करीब है, तो वो पीलू लेके आती थी। तो वो पीलू का ख्वाजा फरीद ने अपनी शायरी में जिक्र किया है कि पीलू पक्कियाँ नीवे, जिसको सुरैया मुल्तानी कर ने गाया भी है, और पठाने खान ने भी गाया है। हमारे वो जो सिंगर हैं उन्होंने वो किस तरह से वो हमारा जो लोक अदब है उसके ज़रिए, जिसपे हमें इसका सेहरा जो रेडियो पाकिस्तान है उसको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फोक लिटरेचर है उसको हम तक पहुंचाने में जितना किरदार रेडियो पाकिस्तान ने अदा किया है, शायद ही किसी ने इस तरह से अदा किया हो। और इसी तरह से दरियाओं के बन्नों पे, मतलब हम कहते हैं मण उसको ना, तो उस पर जो कौमें आबाद रहती थीं और जो वहाँ के हालात व वाक़यात होते थे, उसको भी इन शायरों ने अपनी शायरी में बहुत खूबसूरत तरीके से, आप अशू लाल की शायरी देखेंगे तो उन्होंने सिंध सागर नाल हमेशा कां वसूंदा पक्खिए, यानी कि कां जो हमें लगता है कि जबर और उसकी अलामत भी है, और उसके अलावा वो हमें बताया जा रहा है कि वो हमारे इस वसू हम कहते हैं सराइकी एरिया में, अपने उस वसेब को और उस इलाके को जहाँ पे वो सराइकी बेल्ट है। और सराइकी बेल्ट इस तरह से नहीं है कि, क्योंकि हमने सराइकी बेल्ट को बहुत महदूद भी किया हुआ है, और हमारी जो मरदमशुमारी होती है तो उसमें भी हम बहुत कम तादाद बता रहे होते हैं। हालांकि ये है कि सिंध की दूसरी बड़ी ज़ुबान सराइकी है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिंध की पहली ज़ुबान भी सराइकी हो सकती है। और सिंध का एरिया जहाँ पर सादकाबाद, रहीम यार खान जो सराइकी एरिया शुरू होता है, और सिंध का जो एरिया जहाँ से हमारे डॉक्टर जावेद हसन चांडियो, मीर हसानुल हैदरी, जिन्होंने तारीख़ अदबियात मुसलमानाने पाको हिंद में सबसे पहले सराइकी अदब का जिक्र किया है, और 3 लोग मेन हैं जिन्होंने काम किया है इस पे, जिसपे कैफ़ी जामपुरी है, डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर हैं, जिन्होंने सराइकी शायरी दा इर्तका, और उन्होंने 1000 साला जो शायरी है उसमें एक चैप्टर है जो लोक अदब पे है, और उसमें लोक अदब की इकसाम, और उन्होंने असातीरी हवाले और किस तरह से ये शुरू हुआ, और यूनानी, देवमालाई, और उसका वो सारा उन्होंने पूरी उसकी हिस्ट्री का जिक्र किया है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने मेन काम किया। और डॉक्टर जावेद हसन चांडियो जो है, उनके वालिद मीर हसानुल हैदरी, उसकी तारीख़ अदबियात व मुसलमानाने पाको हिंद की जो 14वीं जिल्द है उसमें सराइकी अदब का जिक्र आता है। तो उनकी पट्टी जो है वो ओबाड़ो से शुरू होती है, ओबाड़ो जो सिंध का इलाका है वहाँ से, तो वहाँ से लेकर हम ये पट्टी खुशाब, सरगोदा और यहाँ तक, और इसके अलावा KPK में भी आप देखते हैं तो डेरा इस्माइल खान सारा सराइकी बोलने वाला है, और उसके साथ ही जो टांग का इलाका है उसकी तकरीबन 16 यूनियन कौंसल हैं, और उसमें से 8 जो यूनियन कौंसल हैं उसमें प्योर मतलब वो सराइकी पर मुश्तमिल हैं। तो इसी तरह से जो हम पूरा इसका लोक विरसा देखते हैं कि इसमें हमें सब जो एक ओरल ट्रेडिशन भी नज़र आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमें ऐसी भी नज़र आती हैं जो लिखी नहीं गई, जो हमें सीना बसीना मुंतकिल हुई, मुझ तक मेरी दादी ने पहुंचाई, और मैं अगली अपनी नस्ल तक पहुंचाऊंगी। अगली नस्ल तक मैं आपसे इस पे भी बात करूंगी कि अगली नस्ल तक पहुंचाने में हमें क्या हर्डल्स हैं, हमें क्या मुश्किलात हैं। मैं चाह रही थी बात को इसी से शुरू करूं, लेकिन मेरे उस्ताद भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाते, शायद उन्हें देख के थोड़ा सा मैं
एक लाशऊरी तौर पे आप हो जाते हैं। हालांकि हमारा रोज़ का काम है कि हम तकरीरें और ये चीज़ें करते हैं, लेकिन जब आपके उस्ताद आपके सामने आ जाते हैं तो उनका एक एहतराम होता है। तो इस तरह से तो जो लोक अदब है वो इस तरह से होता था कि आप अपने मैं ये समझती हूँ कि हम 7 नस्लों को जानते थे, कि हमें पता होता था। अभी मैं डॉक्टर शहराज दस्ती से कह रही थी कि आपने लिखा कि असूल दीन शरिया ब्लॉक नंबर 1 में आपने आना है, और मैं यहाँ आके पार्किंग तक मुझे 10 लोगों से पूछना पड़ा। जब मैं आगे आई, असूल दीन लिखा हुआ है, एरो का निशान भी है, गार्ड भी बैठे हैं, लेकिन मैं एक एक से पूछ के वो सारे इकट्ठे भी हो गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की है और मैं यहाँ तक पहुँची। लेकिन आप ये देखिए, हमारे लोक अदब में इतनी ताकत है कि वहाँ पर अगर आप जाके पूछेंगे, डॉक्टर शहराज दस्ती बहुत अरसा कब बात हुई थी कि ये तोसा की तहसील सोकड़ से गालिबन इनका ताल्लुक है। अगर आप वहाँ पर जाके पूछेंगे तो वो आपको सारा इनका शजरा नस्ब बता देंगे। वो कहेंगे डॉक्टर शहराज दस्ती के वालिद जो थे वो यहाँ पर ये काम करते थे, इनके वटकों की ये ज़मीन थी, अब इनका एक बेटा है। और जो नहीं भी जानते होंगे, वहाँ के बुज़ुर्ग, वहाँ पर बैठा हुआ वो हमारा जो मोची जो वहाँ पे जूते गांठ रहा होता है, और वहाँ पर रेड़ी वाला खड़ा हुआ, ठेले वाला खड़ा हुआ, वो बताएगा कि ये जो बंदा है ना, इसका बेटा है एक, वो जो पढ़ के यहाँ से उसने बड़ी तालीम ली है, वो इस वक्त बड़ी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ाता है, वो लंदन भी गया है, वो फलां मुल्क भी गया है। तो ये बातें वहाँ पे भी होंगी। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपना लोक अदब जो है हम उससे बहुत दूर हो गए हैं। मैं यहाँ पे आके असूल दीन में भी आके असूल दीन को उसको फैकल्टी को ढूंढ रही हूँ। आपके यहाँ पे 10 गार्ड खड़ी हैं, मुझे कोई नहीं बता पा रहा कि यहाँ पे वो रास्ता कौन सा है। मैं अभी भी, हमारा लोक अदब इतना स्ट्रॉन्ग था, और मैं ये समझती हूँ, मैंने इसलिए कहा कि मैं लोक अदब की मिसाल हूँ। मैंने अपने उस जो मुझे वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ मुझे अपनी फैमिली से मिली, मुझे अपनी लैंग्वेज से मिली, मैंने अपनी दादी से, अपनी नानी से वो जो चीज़ें सीखी, आप यकीन जानिए मुझसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। तो मैंने उन चीज़ों को जो दादी और नानी से मिली थी, मैंने उन्हें अपने गांठ में बांध लिया, और मैं सिर्फ उसी पे, मैंने अपनी दादी से ये सीखा कि आपकी इज्जत नफ्स क्या होती है, ज़िंदगी में विल डिटर्मिनेशन क्या है। बड़ी बड़ी INGOs की मैंने लीडरशिप पे ट्रेनिंग्स ली, तो मैंने जब कहा ना विल डिटर्मिनेशन, उन्होंने कहा कि विल डिटर्मिनेशन मीन्स कि मैंने कहा मैंने ये अपनी दादी से सीखा कि आपने किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने ज़िंदगी में जहाँ भी आगे जाना है, मतलब हमारे यहाँ ये अलमिया है कि फ़ीमेल जिस तरह से आगे जाएं और आपको बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसी तरह से जब मैं यहाँ पे आई, अब मेरे उस्ताद मोहतरम आ गए तो मैं थोड़ा सा कोई बात नहीं, अब मैं किताबों का सहारा ले लूँगी, मैंने किताबों से वो कर लिया है। तो इस तरह है कि मैं यहाँ पे आके भी पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं बता रहा कि वो रास्ता किधर है। लेकिन हमारा लोक अदब इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है कि आप वो चीज़ें, मैंने कहा कि अहद ब अहद, सीना ब सीना आगे चलती थी, और उसमें ज़्यादातर ज़बानी बात होती थी, लेकिन वो ज़बानी बात भी इतनी ताकतवर होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे जहन में ये आया कि हम इससे पहले कि लोक अदब पे उसकी जो मुख्तलिफ अक़साम हैं, उसमें सेहरे भी हैं जो हम शादी ब्याह पे गा रहे हैं, उसमें फसलों के गीत भी हैं, उसमें बच्चों के हवाले से भी गीत हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि लोक अदब इस तरह से उसकी जो एक रिवायत पावरफुल थी, वो चीज़ें अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही। अब ऐसी क्या वजह है कि मेरे हाथ में अगर ये आ गया है, मैं इस पे बैठे हुए 7 समंदर पार वाले इंसान से तो कनेक्टेड हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने अपनी दादी नानी से सीखी, मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ टैब पे खेल रहा है। अब मत तो इस कोरोना की कि इस कोरोना ने जहाँ पर और ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, बहुत सारा हमारा तख्लीकी अदब भी इस दौरान आया है। लेकिन हमारी वो जो जनरेशन है, मेरे बच्चे को अब मजबूरी में मुझे टैब देना पड़ा कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन उस ऑनलाइन क्लासेस में वो इतना आदी हो गया है कि वो अब मुझसे दूर हो गया है। अब मैं उसे ये नहीं बताती, मेरी वालदा की 2-2.5 साल पहले मतलब डेथ हो चुकी है। अगर मेरी माँ उसको बैठ के कोई कहानी भी सुनाना चाहती थी कि आ जाओ वासु तुम्हें बताऊं कि एक बादशाह था, उसका नाम वासु था, और वो जाता है जंगल में, वहाँ शेर होता है, और उस बच्चे को उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बच्चे को ये भी मिल रहा है कि उसने डरना नहीं है, और एक तरह से उसको आप सुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसको डरा भी रहे हैं, आगे के लिए आप उसको सबक भी सिखा रहे हैं। लेकिन अब हम नहीं कर रहे। अब मेरा बच्चा जो है वो मुझसे बहुत दूर है। वो मुझे कहता है कि माँ
तुम भी तो अपने मोबाइल में इस तरह से मसरूफ रहती हो, वो मुझे इस तरह से जवाब देता है। तो ये आजकल हम इस तरह से कैसे दूर हुए हैं। इसमें एक डॉक्टर शहराज दस्ती साहब ने जब आउटलाइन भेजी तो इन्होंने कहा कि लाइब्रेरीज का भी आप बताएंगी। तो हमारे सराइकी की लाइब्रेरीज जो हैं, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं, जैसे मैलसी और विहाड़ी में एक लाइब्रेरी है बहुत मशहूर है, मुजाहिद जतोई साहब की लाइब्रेरी मशहूर है, ख्वाजा फरीद की है, हमारी जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लाइब्रेरी है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, इस तरह से हमारे 35 पहले थे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सराइकी के लेक्चरर आए थे, लेकिन अब वो 35 से बढ़ के 50 से ज़ायद हो चुके हैं और वो सिलसिला अब आगे को भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बल्कि इस वक्त अभी प्रोफेसर की सीट भी आई हुई थी बहाउद्दीन ज़करिया में 21वें स्केल की। तो अब ये सिलसिला जो है ये बढ़ता जा रहा है। गोमल यूनिवर्सिटी जो है उसने भी सराइकी इस तरह से शुरू कर दी है। लेकिन हमारा जो अदब है उसको जिस तरह से ये चीज़ें पॉलिटिकली भी कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि पॉलिटिकली जितने इदारे होंगे, लाइब्रेरीज होंगी, आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा जाएंगी। तो बदकिस्मती से सराइकी के हवाले से अगर देखा जाए तो 90 में भी जब ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पढ़ाया जा रहा था तो उस वक्त भी वहाँ पे तहरीक चली कि इस डिपार्टमेंट को बंद हो जाना चाहिए। अब लोगों की इस तरह से ज़ाती लाइब्रेरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे डॉक्टर शौकत मुगल, सॉरी वो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम इतना ज़्यादा किया कि हमारी ये वो बन जाती है समझ के जो ज़्यादा काम करेगा वो डॉक्टर ही होगा। तो शौकत मुगल साहब ने जो अखाड़ हैं, पहाके हैं, उनके ऊपर और लिसानियात के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने ऐसे ऐसे अखाड़ इकट्ठे किए हैं दूर दराज इलाकों में जाकर, जो कि बहुत जो ऐसे लोग जो हम समझ सकते हैं कि रेयर लोग थे, उनके वो इकट्ठे किए हैं। तो लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इस तरह से देखा जाए तो ज़ाती लाइब्रेरीज़ भी काफ़ी सारी हैं और हमारे जो इदारों की लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ भी बहुत सारी हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है, कुछ ऐसी भी हैं जो तंजीमें हैं, जैसे अब झोंक सराइकी है बहावलपुर की, वो बंद है। इसी तरह से डॉक्टर ताहिर तौसमी ने सराइकी अदबी अकेडमी स्टार्ट की थी, तो वो वहाँ पर भी इस तरह का अदब का जो मटेरियल था वो भी उनकी कुछ अरसे के बाद बंद हो गई। तो वो अब ज़रूरत इस बात की है कि वो चीज़ें जो हैं उनको असर नौ देखना होगा, क्योंकि सराइकी का जो छापने का मटेरियल है वो बहुत कम दस्तयाब होता है। इसके फ़ोन का भी जो 5 हर्फ हैं, बे, जीम, डाल, गाफ, नून, नड़, जो सिंधी से मिलते जुलते हैं, वो भी हर जगह हमें दस्तयाब नहीं होते।